Inventory valuation and physical verification of inventories and PPE. हेलो ना भाई। इन्वेंटरी वैल्यूएशन में पहले तो हम लोग इन्वेंटरी वैल्यूएशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका मीनिंग मतलब उनका डेफिनेशन ऑफ इन्वेंटरी, फिर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी एज द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 एंड ICDS 2 के हिसाब से कैसे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी होता है वो। फिर बाद में ये जो इन्वेंटरी वैल्यूएशन होगा तो उसका हम लोग कहाँ कहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट में डिस्क्लोज करेंगे एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जहाँ पे लागू होता है तो उसमें कैसे होगा, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में कैसे होगा, ICDS 2 में कैसे होगा। फिर बाद में हमारा जो मोस्ट ऑफ क्लाइंट जो जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर के है तो उसमें वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी हम लोग कैसे करेंगे, उसका प्रोसीजर क्या है वो हम लोग देखेंगे। बाद में दूसरा टॉपिक है फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरी एंड PPE। उसका हम लोग प्लानिंग कैसे करेंगे, पूरा फिजिकल वेरिफिकेशन ऑडिट का उसका प्रोसीजर क्या है और उसमें हमको कौन कौन सी उसकी चेकलिस्ट है वो लोग हम लोग देखेंगे। और फिर बाद में रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या है अंडर द कारो 2020। इन्वेंटरी वैल्यूएशन, फर्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेंटरी। हम लोग इन्वेंटरी वैल्यूएशन क्यों करते हैं बिजनेस में? फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो मतलब हमको इन्वेंटरी वैल्यूएशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, कोई बता सकता है? इन्वेंटरी वैल्यूएशन हम लोग करेंगे પણ उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? કેમ કે હું કે કારણ વગર કાર્ય શક્ય નથી, એવી રીતે વેલ્યુએશન કરવા માટેનું કંઈક કારણ હોવું જોઈએ। પહેલું તો ઇન્વેન્ટરી ઇઝ સેડ ટુ બી બ્રેડ એન્ડ બટર ફોર એવરી बिजनेस कंसर्न। इन्वेंटरी के बिना कोई भी बिजनेस मतलब उनका चल नहीं सकता है। इन्वेंटरी को खरीदना बेचना वो सब ये इन्वेंटरी का जो मूवमेंट है वो मतलब कंटिन्यूअस चलते रहना चाहिए। तो ही हमारा जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो आगे के आगे मतलब ग्रो कर सकता है। और ऐसा देखा जाए तो इन्वेंटरी इज द मेजर पोर्शन ऑफ करंट असेट्स ऑफ द बिजनेस। इट इज द वन टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ द वर्किंग कैपिटल। बिजनेस में कितनी वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए तो भी हम लोग डिटरमाइन करना चाहिए। तो उसमें ये इम्पोर्टेंट पार्ट है मतलब ये इन्वेंटरी का। फिर determine the amount of profit by valuing the closing stock and shows that the financial position of the company and which reflect in the balance sheet। वो मतलब ऑब्जेक्टिव है, उसके कारण हम लोग इन्वेंटरी वैल्यूएशन करेंगे। फिर इन्वेंटरी तो हमारे पास है कई दिनों तक, कोई इन्वेंटरी ऐसे है कि जो मतलब कोयलीज हो सकती है, कोई उनके ऑब्सोलेंस हो सकती है या कोई भी फेस्ट इन्वेंटरी भी मतलब हो सकते हैं। उसके ऑब्जेक्टिव के कारण भी हम लोग इन्वेंटरी वैल्यूएशन करेंगे। इन्वेंटरी इज द अमाउंट ऑफ कॉस्ट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन असेट जो हम लोग उनके उनके कैरी फॉरवर्ड करें अंटिल द रिलेटेड रेवेन्यू आर रिकॉग्नाइज्ड। उसके लिए भी इन्वेंटरी वैल्यूएशन इज द उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ड्यूरिंग द एनी टाइप्स ऑफ ऑडिट। कोई भी हमारे पास इन्वेंटरी है जब तक वो मतलब उनका वो सेल नहीं होगा तब तक वो क्या बोलेंगे उनका बैलेंस शीट में ऐसा क्लोजिंग स्टॉक की तरह मतलब वहां पर उनके खड़ी रहेगी। उसके कारण भी हमें हर साल 31 मार्च आएंगी तब उसका इन्वेंटरी वैल्यूएशन कंपलसरी करना। इन्वेंटरी वैल्यूएशन के बिना हम कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कभी प्रॉफिट डिटरमाइन करना भी मतलब इम्पॉसिबल। इन्वेंटरी के बिना जो भी इन्वेंटरी में सॉरी जो भी इंडस्ट्री में गुड्स का होता है तो उसके लिए इन्वेंटरी वैल्यूएशन इज द कंपलसरी। ठीक है। फिर बाद में डेफिनेशन, व्हाट इज मीन बाय इन्वेंटरी, कोई बता सकता है? एनीबॉडी? सामने ही है वो बोल दो ना, डुप्लीकेट कॉपी पेस्ट करके भी बोल सकते हो, उसमें कहीं कहता नहीं है। आर्टिकल બોલો બોલો, ઊભા થઈ જાય, હું ડરવાનું શું હોય એમાં? डर के आगे जीत है। कोई बात नहीं, चलो। कोई हम लोग गुड्स परचेस करते हैं और उसको हम लोग रीसेल करेंगे। जैसे कोई उनके रिटेलर है, कोई रिटेलर दाखला तरीके કોઈ ઉનકે કરિયાણાની દુકાન છે, એમાં કોઈ ગુડ્સ નાની મોટી વસ્તુ ખરીદે ને પછી વેચે તો એની માટે મતલબ એક પ્રકારનું કોઈ રિટેલ બિઝનેસ થઈ ગયો કહેવાય, તો એની માટે મતલબ કે ગુડ્સ કહેવાય। હવે 31 માર્ચના રોજ જે મતલબ કે વેચાયેલો નથી સ્ટોક એ મતલબ એનો મતલબ શું કહેવાય, ઇન્વેન્ટરી કહેવાય એની માટે। ऐसे
कोई बात नहीं, ओके ओके। तो फिर हेल्प और सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। कोई ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई भी 31 मार्च को मतलब जो गुड्स कंप्लीट हो चुका है, हमने मतलब पहले उनके उनके रॉ मटेरियल खरीदा, उसमें सब कुछ उनका कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन करके वर्क इन प्रोग्रेस करके एक फिनिश गुड बचा 31 मार्च को, तो वो हमारे बिजनेस के लिए इन्वेंटरी है। उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस है, 31 मार्च को कोई ऐसा गुड्स है जो हमने मतलब उनका वर्क इन मतलब प्रोडक्शन तो हमने स्टार्ट कर दिया, पर 31 मार्च को वो प्रोडक्शन मतलब 100% कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो भी हमारा इन्वेंटरी है। फिर बाद में हमारा कोई रॉ मटेरियल है, स्टोर है, लूज टूल है, कंज्यूमेबल है, जो मतलब अभी तक यूटिलाइज नहीं हुआ है 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर के एंड, तो वो सब हमारे लिए इन्वेंटरी है। ठीक है, ओके। उसके बाद आता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 एंड आईसीडीएस 2। तीनों के तीनों मतलब एज इट इज उनके वैल्यूएशन सेम ही है। इन्वेंटरी शुड बी वैल्यूड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरीज एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इन्वेंटरी कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगा कि जो हम लोग ऑडिट पे जाएंगे, तो पहले 31 मार्च इन्वेंटरी का कॉस्ट क्या है और फिर बाद में नेट उसकी वैल्यू क्या है, वो दोनों का कंपैरिजन है। वो कंपैरिजन होने के बाद वो दोनों की जिसमें उनके विच एवर इज लो, दोनों में से जिसकी भी ऐसा उनका मैचिंग प्रिंसिपल के हिसाब से दोनों में से जो कम होगा वही हमारा इन्वेंटरी वैल्यूएशन होगा। तो इसमें हम लोग उनके दो एस्पेक्ट देख सकते हैं, एक तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी, नेट रियलाइजेशन, वो दोनों का मीनिंग भी पता होना चाहिए। एक कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी किसे डिफाइन करेगा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे दें। एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 एंड आईसीडीएस 2 के हिसाब से नेट रियलाइजेबल वैल्यू कोई एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस हम लोग नक्की करें इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। उसमें से कोई भी वो जो इन्वेंटरी है उसका कोई एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एंड ऑर्डिनरी कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल, वो मतलब उस माइनस होगा और जो होगा वो हमारा नेट रियलाइजेबल वैल्यू होगा। बराबर। अब कई कई इंडस्ट्री में ऐसा भी होता है कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो उसके वैल्यूअर का भी हम लोग मतलब उनके कांटेक्ट करके उससे भी है कोई भी गुड्स उनका नेट रियलाइजेबल वैल्यू हम लोग उनके डिफाइन कर सकते हैं। Meaning of the net realizable value, estimated selling price in the ordinary course of business less estimated cost of completion and ordinary cost necessary to make the sale net realizable value. अब cost of inventory is the most important aspect. कोई भी business है उसको हम लोग होंगे कैसे उसके मीनिंग, जो भी हमारे बिजनेस में इन्वेंटरी है उसका परचेस कॉस्ट आ गया, फिर कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन और अदर कॉस्ट इन incurred in bringing the inventory to the present location and condition। कोई भी खर्चा है जो इन्वेंटरी को उसकी प्रेजेंट लोकेशन अथवा कंडीशन में लाने के लिए जो भी हम लोग खर्चा करेंगे 31 मार्च तक का, वो भी होगा वो जो इन्वेंटरी का, वो मतलब होगा कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी में इंक्लूडिंग होगा वो सभी के सभी खर्च। ठीक है, अब हम लोग एक के बाद वन बाय वन देखेंगे कि ये ऑल कॉस्ट ऑफ परचेस क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन और अदर कॉस्ट क्या है। ऑल कॉस्ट ऑफ परचेस उसमें क्या क्या इंक्लूडिंग है, परचेस प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस, कोई भी गुड्स या सर्विस की परचेस प्राइस जो हम लोग कॉस्ट के हिसाब से खरीदते हैं उसका जो वैल्यू है वो परचेस प्राइस। फिर उसमें कोई इंपोर्ट ड्यूटी है तो अदर टैक्सेस है, पर वो जो इंपोर्ट ड्यूटी और अदर टैक्स है उसमें से कोई ऐसे भी मतलब टैक्स हो गए कि जो गवर्नमेंट को रिफंडेबल, तो उसका मतलब इंक्लूडिंग नहीं करना है। ओनली फॉर इंपोर्ट ड्यूटी है तो अदर टैक्स के जो गवर्नमेंट के पास से हम लोग उनका रिफंड लेने वाले नहीं इंपोर्ट ड्यूटी। फिर बाद में कोई फ्रेट इनवर्ड है उसका आएगा। फिर एनी अदर एक्सपेंस है डायरेक्टली एंट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, डायरेक्ट कोई नहीं, तो डायरेक्टली एंट्रीब्यूटेबल है टू द एक्विजिशन ऑफ गुड्स एंड उसमें से लेस होगा कोई ट्रेड डिस्काउंट, दाखिला तरीके गुजराती में कहेंगे व्यापारी वटा, इस तो ट्रेड डिस्काउंट, तो वो मतलब उसमें से लेस होगा, पर उसमें भी ध्यान रखना है कि कोई उनका हम लोग इंक्लूडिंग नहीं करेंगे वो ऑल कॉस्ट ऑफ परचेज में से। फिर बाद में कोई रिबेट होगा तो वो लेस होगा, कोई ड्यूटी ड्रॉबैक की हमने एप्लीकेशन की है तो वो हमें मिलने वाला है, तो वो भी मतलब ऑल कॉस्ट ऑफ परचेज में इंक्लूडिंग नहीं होगा। और दूसरा अदर कोई सिमिलर आइटम है कि जो मतलब उनका उनको डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, मतलब
ये परचेज ऑफ इन्वेंटरी की, तो ये सब खर्चे ऑल कॉस्ट ऑफ परचेज में इंक्लूडिंग होंगे। फिर बाद में है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। तो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में कोई हमने उनका डायरेक्ट मटेरियल खरीदा तो उसकी जो कॉस्ट है वो, कोई डायरेक्ट लेबर, कोई उनके एम्प्लॉय का कोई सैलरी, कोई ऐसा उनके ये लेबर कॉस्टिंग और डायरेक्ट, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस एंड ओवरहेड। ओवरहेड में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ओवरहेड आ सकते हैं, उसमें वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड एंड फिक्स प्रोडक्शन इज द वन टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। और वेरिएबल प्रोडक्शन हेड जो होगा वो हम लोग प्रोडक्शन वॉल्यूम के हिसाब से अलोकेट करेंगे कि कितने हमने उनके नंबर ऑफ यूनिट का प्रोड्यूस किया है उसके हिसाब से। और जैसे फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, कोई बता सकता है? हाँ, ओके, 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 हाँ, हाँ, ठीक है। हमें वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड जो मतलब उनके उनके प्रोडक्शन वॉल्यूम के हिसाब से अलोकेट होगा, और जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है वो मतलब उनके उनके कांस्टेंट रहेगा इरेस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ प्रोडक्ट। हमारा प्रोडक्शन बढ़े या घटे, जो भी मतलब खर्चे फिक्स है वो तो फिक्स तो लगने ही वाले। जैसे कि कोई बिल्डिंग है उसका रेंट है, हम लोग धंधा करें कि नहीं करें रेंट तो देना ही पड़ेगा। फिर बाद में उसके को मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी चार्ज लगता है, मिनिमम तो मतलब उनके लगता है ऐसे, मतलब कई सारे खर्चे जो मतलब उनके होंगे फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड में आएंगे। अब उसका भी वैल्यूएशन बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी लेवल से होगा, वो जो कॉस्टिंग होगा। और जो वेरिएबल प्रोडक्शन है उसका होगा बेस्ड ऑन द एक्चुअल यूनिट जो प्रोड्यूस होगा, उसके हिसाब से वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड का काउंट करके वो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में ऐड होगा। ठीक है। फिर बाद में अदर कोस्ट कौन कौन से आएंगे, जो इंकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंटरी टू देयर प्रेजेंट लोकेशंस एंड कंडीशंस। अदर कोस्ट में इट इंक्लूड्स if incurred to bring the inventory to the present location and condition. For example, cost of design of the custom house unit, सॉरी कस्टम मेड यूनिट का कोई कॉस्ट ऑफ डिजाइन है। फिर बाद में कोई अमोर्टाइजेशन ऑफ इनटेंजिबल रिलेटेड टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के रिलेटेड अपने पास कोई उनके इनटेंजिबल असेट है, दाखला तरीके फॉर एग्जांपल पेटेंट राइट हमने ले लिया हुआ है, तो वो जो पेटेंट राइट है 5 साल 10 साल उसकी वैलिडिटी होती है, तो उसके हिसाब से उसका जो अमोर्टाइजेशन कॉस्ट है वो भी मतलब कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी में इंक्लूडिंग हुआ उसके। और दूसरा ये उनका ये कॉपीराइट ऑफ पब्लिशिंग, तो ये सब अदर कॉस्ट गिने जाएंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी के हिसाब से। फिर बाद में कौन कौन से कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी में नहीं आएंगे, एक्सक्लूजन फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी। एक तो एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेज मटेरियल, लेबर और अदर प्रोडक्शन कॉस्ट हो गई। कोई बता सकता है क्या नॉर्मल लो इन्वेंटरी का नॉर्मल? हाँ, हाँ, ओके, 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 उसने 1-2%, 3% इंडस्ट्री का। ठीक है, ओके। अब ठीक है, दूसरा ये कि नॉर्मल जो लॉस होगा वो मतलब पीएनएल में कहीं पर उसकी इफेक्ट आएगी। ओके, ठीक। फिर कोई स्टोरेज कॉस्ट है, पर वो ऐसा स्टोरेज कॉस्ट होना चाहिए कि कॉस्ट आर नेसेसरी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस प्रायर टू फर्दर प्रोडक्शन ऑफ स्टेज, उसके सिवा कोई भी स्टोरेज कॉस्ट हो तो उसका समावेश मतलब इन्वेंटरी कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी में नहीं आएगा उसका। फिर इंटरेस्ट ऑफ अदर कॉस्ट एंड एक्सचेंज डिफरेंस इज नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी। फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड डू नॉट कंट्रीब्यूट टू ब्रिंगिंग द इन्वेंटरी टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, वो भी मतलब कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी इंक्लूडिंग नहीं होगा। और फिर दूसरा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, वो भी मतलब कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी में मतलब उसका भी इंक्लूजन होगा उसका भी। फिर है हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से हमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने कॉस्ट फॉर्मूला डिफाइन किए हुए हैं। मतलब 3 टाइप के कॉस्ट फॉर्मूला, एक तो एक स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, फिर FIFO मेथड, और तीसरा है वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ मेथड। ये 3 मेथड से हम लोग कोई भी कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी है उसका उनका वैल्यूएशन कर सकते हैं। ये मतलब उनके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और उसमें मतलब डिफाइन किया हुआ है।
अब पहले हम समझते हैं स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोस्ट मेथड में हम लोग उनका कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी कैसे डिफाइन करते हैं। प्रैक्टिकेबल ओनली फॉर दोज इन्वेंटरी विच आर परचेज फॉर स्पेसिफिक गुड्स के लिए हम लोग जो परचेज करते हैं वही इंडस्ट्री में ये स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट मेथड अप्लाई। फिजिकल ट्रांसिंग के जिसका पॉसिबल है, एक एक इन्वेंटरी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जिसकी कोई उनका उनके ये प्राइस लैग है, सॉरी उनके प्राइस, वहाँ पे स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट मेथड से मतलब इसका इन्वेंटरी वैल्यूएशन। फिर बाद में फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। पहले जो मतलब जो लास्ट में जो हमारे पास जो होगा, मतलब लास्ट में जो स्टॉक वो हमारा मतलब कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी देख ले। क्लोजिंग स्टॉक इज द रिकॉर्डेड एट द लेटेस्ट, उसके FIFO मेथड में इन्वेंटरी का कॉस्टिंग निकलेगा। क्लोजिंग स्टॉक इज द रिकॉर्डेड एट द लेटेस्ट। इंडस्ट्री ऐसी होती है कि जो पहले हम खरीदते हैं उसको पहले बेचना ही पड़ता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से जो हमने उनका उनका भाई ये लास्ट में जो मतलब उनके भाई खरीदा है तो उसकी जो कॉस्ट होगी वही हमारा उनका ये क्लोजिंग स्टॉक। फिर बाद में वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ मेथड, तो उसमें क्या हो कि पूरे साल का जो टोटल कॉस्ट है उसमें कॉस्ट पर यूनिट मतलब एवरेज निकाला जाएगा और उसके हिसाब से वेटेज एवरेज कॉस्ट मेथड से भी हम लोग ये कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी का वैल्यूएशन कर पाएंगे। दिस मेथड इज कंसिडर, पर ये वेटेज एवरेज कॉस्ट तब लागू होगा में चेंजेस इन द प्राइस। प्राइस मतलब बहुत सारी गुड्स होगा तो ये फ्लैक्चुएट है, तो उसमें वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ मेथड फॉलो होगा। फिर बाद में हम लोग ये इन्वेंटरी का वैल्यूएशन तो कर दिया, पर एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, ICDS 2, फिर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ऑडिट रिपोर्ट में कहाँ पर है, उसमें क्या क्या हम लोग उनका डिस्क्लोजर करना मतलब उनको कंपलसरी है। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 और ICDS 2 में तो एज इट इज सेम है। उसमें एक तो अकाउंटिंग पॉलिसी, हमने कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी यूज की है इंक्लूडिंग कॉस्ट फॉर्मूला। FIFO मेथड है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड है कि कोई मेथड ली तो वो हम लोग ऑडिट रिपोर्ट में मतलब उनको डिस्क्लोज करेंगे। फिर बाद में कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंटरी, इन्वेंटरी की हम लोग कैरिंग वैल्यू क्या लिखेंगे उसका भी डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। इन्वेंटरी में जैसे कि उनका वर्क इन प्रोग्रेस है, रॉ मटेरियल है, फिनिश गुड्स है, स्टॉक इन ट्रेड है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स है, लूज टूल्स है, उसकी कैरिंग अमाउंट कितनी होगी उसका भी डिस्क्लोजर होगा। उसके हिसाब से हमारा जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है फॉर्म 3CD, उसमें भी एक रिपोर्टिंग क्लोज आता है, क्लोज 40, मेथड ऑफ द स्टॉक वैल्यूएशन। तो उसमें फर्स्ट तो मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एम्प्लॉयड इन द प्रीवियस ईयर में हमने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे किया है। तो हमने आगे जब देखा है ये कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, तो उसके हिसाब से मेथड ऑफ वैल्यूएशन कौन सी फॉलो की है उसका रिपोर्टिंग हुआ। फिर बाद में इन केस ऑफ डिविएशन फ्रॉम द मेथड ऑफ वैल्यूएशन प्रिस्क्राइब अंडर द सेक्शन 145A एंड द इफेक्ट देयरऑफ ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसकी इफेक्ट क्या होगी, बराबर उसमें पर्टिकुलर कितना हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ डिस्क्रीज हुआ, तो ये सबका रिपोर्टिंग हुआ फॉर्म 3CD एज पर द क्लोज 14 में। फिर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हम लोग क्या क्या डिस्क्लोजर करना पड़ता है एज अ इन्वेंटरी वैल्यू। पहले तो अकाउंटिंग पॉलिसी हमने कौन सी यूज की है इंक्लूडिंग कॉस्ट फॉर्मूला। फिर बाद में टोटल कैरिंग वैल्यू, कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंटरी एंड इट द क्लासिफिकेशन, हमने कौन सा क्लासिफिकेशन अप्रोप्रिएट टू द एंटरप्राइज। फिर बाद में कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंटरी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, उसका भी वो कैरिंग वैल्यू उसका डिस्क्लोजर होगा। अमाउंट ऑफ इन्वेंटरी इज रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द पीरियड, कितनी अमाउंट ऑफ इन्वेंटरी आपने हमने रिकॉग्नाइज एज एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर। अमाउंट ऑफ एनी कोई भी इन्वेंटरी हमने राइट डाउन ऑफ द इन्वेंटर रिकॉग्नाइज एज एक्सपेंसेस एंड सर्कमस्टेंसेस है तो ये ऐसी कोई सर्कमस्टेंसेस है तो इवेंट दैट लीड टू द रिवर्सल ऑफ द राइट डाउन ऑफ द इन्वेंटरी। एंड लास्ट कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंटरी, कोई कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंटरी उसमें हमने कोई उनका उनके बैंक से कोई उनके लोन ले ओडीसी या वो सब मतलब हमने उनका उनका कुछ उनके भाई प्लेस किया हुआ एज अ सिक्योरिटी फॉर लाइबिलिटी, उसका भी डिस्क्लोजर होगा एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से। फिर बाद में हम लोग अब जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर में जो हमारे मोस्ट ऑफ क्लाइंट है जो डायमंड के हैं, तो उसमें हम लोग वैल्यूएशन कैसे करें। ठीक है, हमने अभी तक तो सबको ख्याल आ गया ना, मतलब 50 अंडरस्टैंड एनी क्वेरी। चलो तो आगे बढ़ते हैं।
वैल्यूएशन इन जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री। अब उसमें कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी हम लोग किसको गिनेंगे? जेम एंड ज्वेलरी। ऑल कॉस्ट ऑफ परचेज, जो डायमंड हमने रफ डायमंड हमने खरीदा अथवा कोई ये पॉलिश डायमंड हमने खरीदा, तो उसकी जो परचेज कॉस्ट है वो, और अदर इंसिडेंटल कॉस्ट ऑफ परचेज लाइक कोई फ्रेट है, वीएस फी है, क्लीनिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस, ब्रोकरेज एंड इंश्योरेंस चार्ज एक्सेट्रा, वो मतलब कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी में आएंगे। फिर कोई डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन है, इन केस ऑफ हम लोग डायमंड का उनका रफ डायमंड में से उसको उनका प्रोसेस करके उसका पॉलिश डायमंड हम लोग बनाते हैं, तो मतलब उनका इन केस ऑफ प्रोडक्शन, तो बेस्ड ऑन द बिल रेज बाय द कॉन्ट्रैक्ट, इन केस हम लोग कोई हमारा कोई उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, हम लोग हमारा जो डायमंड का जो उनका लेबर वर्क है कोई कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हो अथवा ऐसा ये जॉब वर्कर को हम लोग दे दे रहे, तो उसके हिसाब से डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन आएगा कॉन्ट्रैक्टर कंपनीज फॉर प्रोसेसिंग चार्ज एंड कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन टू बी कंसिडर्ड एज अ कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी। इन केस ऑफ ग्रेडिंग, सर्टिफिकेशन अथवा असॉर्टमेंट ऑफ पॉलिश डायमंड का कोई ग्रेडिंग करना पड़ता है, सर्टिफिकेशन अथवा असॉर्टमेंट, वो हमने किया है पॉलिश डायमंड का कैटेगराइजेशन करने से पहले, वो मतलब कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी में इंक्लूडिंग होगा एट द टाइम ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन। बट पॉलिश कैटेगराइजेशन हम लोग कर दिया कि ये कोई भी मतलब हमारा उनका ये पॉलिश डायमंड है, कलर, क्वालिटी, कटिंग, उसके हिसाब से हम लोग कैटेगराइजेशन हमने कर दिया, अलग अलग कर दिया उसके हिसाब से, बराबर। तो उसके बाद हम लोग कोई ग्रेडिंग, सर्टिफिकेशन तो एस्टिमेट का कोई खर्चा कर रहे हैं, तो वो मतलब कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी में कंसीडर नहीं होगा, ठीक है। फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू, अब हमारे जो ये जो जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर में एक तो उनका उनका रफ डायमंड आएगा और दूसरा उनका ये पॉलिश डायमंड आएगा, तो वो दोनों का मतलब 31 मार्च को कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है। तो कोई रफ डायमंड होगा तो डिटरमाइन एज पर द स्टैंडर्ड इंडस्ट्री प्रैक्टिस, तो जेते मतलब ये जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर की इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, तो उसके हिसाब से वो रफ डायमंड की नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इन केस हमको मतलब कोई फेल्यूर ऑफ द डायमंड का कोई भी मतलब एक्सपर्ट का भी हम लोग मतलब ले सकते हैं इसमें, हाँ, रेफरेंस ले सकते हैं। फिर बाद में उनका पॉलिश डायमंड, तो पॉलिश डायमंड तो डिटरमाइन होगा एज पर द एक्सटर्नल एंड अप्रूव्ड वैल्यूअर रिपोर्ट ऑफ द एनआरवी 31 मार्च को, कोई अप्रूव्ड वैल्यूअर होगा डायमंड का, तो उसको हम लोग बुलाएंगे। फिर बाद में वो एक वैल्यूएशन नक्की करेगा और हमें पर डायमंड, क्योंकि एनआरवी वैल्यू का एक उनका रिपोर्ट आएगा, वो हमें मतलब हमको देगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से वो नेट रियलाइजेबल वैल्यू डिफाइन होगी एज अ इन द जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री। फिर बाद में वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेंटरी एट द ईयर एंड, तो उसमें हम लोग इन्वेंटरी का वैल्यू हमने देखा, उनका उनका कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी जान लिया। फिर बाद में नेट रियलाइजेबल वैल्यू हमको पता चल गई कैसे नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ये उनका कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी। फिर अब उसका उनकी वैल्यूएशन आएगी, तो लोअर ऑफ कॉस्ट जो हमें मतलब उनका कॉस्ट पता चली वो, और उसकी एनआरवी जो हमारे एक्सपर्ट है जो वैल्यू, और उसके पास से जो आया रिपोर्ट उसके हिसाब, वो दोनों में विच एवर इज लोअर। पर उसमें भी मतलब दो कैटेगरी, कोई डायमंड ऐसा है कि जिसका कैटेगराइजेशन ऑफ डायमंड आर मेंटेन सेपरेटली, सेपरेटली हम लोग डायमंड का कैटेगरी, मैंने अगाउ बोला ऐसे उनका कटिंग, पॉलिश, कलर, प्योरिटी, उसके हिसाब से उसको कैटेगराइजेशन किया है, तो उसमें वैल्यूएशन होगी कैटेगरी वाइज। और और उनका दूसरा एस्पेक्ट वो है कि कोई डायमंड ऐसा है मतलब उनका मिक्स नहीं है, मतलब उनका नेवर मिक्स एंड फॉलोड स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, हमने अगाउ देखा था स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड में कि जिसका एक एक इन्वेंटरी का स्पेसिफिक आइडेंटिफाई हम लोग कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से वैल्यूएशन एज पर सेपरेटली फॉर ईच पार्सल का अलग अलग होगा। उसमें कैसा होगा, वो कलर, प्योरिटी होगा, कैटेगराइजेशन में कैटेगरी वाइज वैल्यूएशन होगा, और जिसका एक एक डायमंड का स्पेसिफिकेशन हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, उसमें सेपरेटली फॉर ईच पार्सल वैल्यूएशन, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक ये प्रैक्टिकल एग्जांपल रखा हुआ है।
शेयर करना, ये दिखेगी। ये मैंने हमारे एक जो क्लाइंट है उसका एक इन्वेंटरी वैल्यूएशन का मतलब पूरा कैलकुलेशन करके जो 31 मार्च 2024 का है उसका वैल्यूएशन किया हुआ है। तो पहले तो हम लोग अगर जैसे बोले कि उनके भाई ये ये जो कंपनी है उसका मेन काम क्या है, उनका उनके पॉलिश डायमंड का उनका उनका मैन्युफैक्चरिंग करना, मतलब एक प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो उसमें पहले तो क्या होगा, कंपनी है रफ डायमंड परचेस करेगी, ठीक है। फिर उसमें नेसेसरी प्रोडक्शन प्रोसेस करके फिर बाद में पॉलिश डायमंड जनरेट होगा, तो उसके हिसाब से उसकी वैल्यूएशन होगा, ठीक है। ये उसका पूरा प्रोसेसिंग साइकिल है। फिर बाद में कोई ऐसा भी प्रोडक्शन होगा कि ये लोग कोई अमुक इन्वेंटरी जॉब वर्क में भी देते हैं आउटसाइडर को, तो उसका भी कॉस्ट मतलब इसमें इंक्लूडिंग होगा, ठीक है। तो इसमें मैंने एक वैल्यूएशन का ये बनाया हुआ है एक एग्जांपल। तो पहले तो हर मंथ का कौन कौन सा लेबर कॉस्ट है, जॉब वर्क कॉस्ट, प्लस रफ डायमंड हमने जो खरीदा है उसका परचेस कॉस्ट, प्लस डायरेक्ट जो भी खर्चा है वो मतलब इंक्लूडिंग होगा। यहाँ पर ये जो वाला है लेबर और जॉब वर्क, तो पूरे साल में हमने जो जो लेबर वर्क करा है हमारे मतलब बिजनेस यूनिट में, और ये जो ये जॉब वर्क का है, बराबर। तो उसका वो जो मेकेबल शीट 4 में से मेकेबल कॉस्ट, और यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा जो स्टॉक है मंथ वाइज, बराबर। ओरिजिनल रफ डायमंड हमने जो खरीदा आएगा कहाँ आएगा, उनका इनवर्ड में आएगा। हमने जो खरीदा है वो उसमें ओरिजिनल डायमंड हमने खरीदे 19,316 कैरेट के, उसके रेट है पर डायमंड के 8,243.65। तो उसके हिसाब से ओरिजिनल जो रफ है उसको हमने खरीदा था 2/15/2023 को, हमारा मतलब ओपनिंग स्टॉक ऐसा रहा, वो जो इंडस्ट्री है उसमें, बराबर। उसके हिसाब से वो इन्वर्ट होगा। फिर बाद में उसका मेकेबल का कॉस्ट, मतलब ये जो ओरिजिनल है रफ, उसको हम लोग उनका ये प्रोसेस किया, तो उसके बाद में 18,996 कैरेट का हमारा मेकेबल होगा। और अमुक पोर्शन ऐसे बोला जाए तो उनका उनका रिजेक्शन में भी चला जाता है। जैसे हमने पहले बात की थी, कोई उनका नॉर्मल लॉस होगा तो वो मतलब इंक्लूडिंग नहीं होगा, तो इसमें से वो मतलब बाद हो जाए, ठीक है, मतलब उनका उनका डिडक्ट हो जाएगा। तो इसके हिसाब से एक एक इन्वेंटरी का ऐसे मतलब वैल्यूएशन करना पड़ता है। जैसे जस्ट एग्जांपल दिया है कि पहले ओरिजिनल रफ आएगी, उसकी प्रोसेस होगी, कोई रिजेक्शन होगा तो उसका डिडक्शन होगा, जो फाइनल आउटपुट होगा, ये जो मेकेबल है ना, मेकेबल वो हमारा फाइनल आउटपुट है एज अ पॉलिश डायमंड का। है भाई, इतने इतने हमारे पास पर डे के हिसाब से लिखा हुआ है, पर डे के हिसाब से इतने इतना हमारे पास स्टॉक है। तो मतलब ऐसे हमें को पूरे के पूरा साल का करना है। कोई स्टॉक आया, फिर बाद में प्रोसेस हुआ, फिर बाद में वो क्लोजिंग इन्वेंटरी में हुआ, फिर उसका मतलब उनका 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 सेल हो गया, तो उसके बाद जो इन्वेंटरी बेची तो उसके हिसाब से पॉलिश डायमंड और जो रफ डायमंड उसका वैल्यूएशन होगा, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी शीट बनेगी। फिर देखो यहाँ पर मैंने एक डिफाइन किया हुआ है कि 64,217 कैरेट पर रेट आया इसका 331 से एज अ कोस्ट प्राइस, और यहाँ पर है इसकी सेलिंग प्राइस, ठीक है।
इसकी मतलब सेलिंग प्राइस का जो वैल्यूअर है उसके हिसाब से ये लिया होगा वैल्यूएशन। तो ये जो हमारा मेकेबल कॉस्ट है कि इतना हमने कॉस्ट लिया, तो वो मतलब यहाँ पर आएगा। ये हमारा क्या है, टोटल कॉस्टिंग ई टू ई थ्री कहीं टू मेकेबल, ये हमारा है लेबर कॉस्ट पर यूनिट। मेकेबल हमने हमने जो पॉलिश डायमंड मैंने वो दिखाया आपको कैलकुलेशन, उसके हिसाब से हमने इतने इतने मेकेबल किए, मतलब इतने इतने कैरेट का प्रोडक्शन किया, ये दे रहा है नहीं, इतने इतने मेकेबल है क्वांटिटी, तो उसके हिसाब से हम लोग लेबर कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। फिर ये पॉलिश डायमंड का जो स्टॉक है वो, उसमें मैन्युफैक्चरिंग पॉलिश, फिर इसकी एक ब्रांच है मुंबई में भी है, तो मुंबई में से कोई स्टॉक आएगा तो इसको भी यहाँ पे इनवर्ड में मतलब रजिस्टर होगा कि इतना स्टॉक आया मुंबई में से। उसके हिसाब से ये कोई कोई इन्वेंटरी ऐसी है कि जो मुंबई भी भेजती है, तो उसके हिसाब से वो डिडक्ट होगा वो जो पॉलिश डायमंड है उसमें से। ठीक है। फिर कोई उनका रिजेक्शन रिटर्न है टू मुंबई, तो वो मतलब उसमें से लेगा, उसके हिसाब से ये हर मंथ का क्लोजिंग स्टॉक मतलब निकाला है कि हर मंथ में ये जो पॉलिश डायमंड है उसका ये क्लोजिंग स्टॉक बनेगा। फिर यहाँ पे एक रिजेक्शन का भी एक कैलकुलेशन किया हुआ है। रिजेक्शन अप्रैल से मार्च में लेके ओपनिंग इतना था, इसमें मैन्युफैक्चरिंग फिर इतना सेल किया, जो अमुक और रिजेक्शन डायमंड हो गए तो उसका कोई उनका उसकी सेलिंग प्राइस उनके ज्यादा नहीं आएगी, थोड़ी कम आएगी, जो मतलब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है उसके हिसाब से वो जो रिजेक्शन डायमंड है वैसे भी मतलब सेल कर देती है कंपनी। फिर ये अप्रैल से मार्च लेकर ये मैन्युफैक्चरिंग का क्लोजिंग। ओके, फिजिकल वेरिफिकेशन किया 15,000, तो सेल। ये मेकेबल वैल्यू है, यहाँ कहाँ से लेगा, कहाँ से लेगा। मेकेबल कॉस्ट। फिर हमारे यहाँ पे एक फाइनल आउटपुट आया कि पॉलिश डायमंड का जो ओपनिंग स्टॉक है उसमें से हमने इतना मैन्युफैक्चरिंग किया 27,000, जहाँ ये मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ है वहाँ से उसकी लिंक दी हुई मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पॉलिश डायमंड। और ये वाला ये उसका उनका रेट है कि इतना इतना पर पोस्ट वैल्यूएशन आया हुआ पर डायमंड का। ठीक है। और फिर हमने कोई ऐसे कोई पॉलिश डायमंड खरीदे भी ऐसे भी है 1020 कैरेट। तो टोटल हमारा पॉलिश डायमंड का स्टॉक है ओपनिंग प्लस परचेज मैन्युफैक्चरिंग वो मिला के 32,275 का ये हमारा उनका कैरेट का स्टॉक है, और उसके हिसाब से उसकी वैल्यू है, और ये पर कॉस्ट कॉस्ट पर यूनिट का है। और फिर बाद में इतना हमने पॉलिश डायमंड सेल कर दिया। ठीक है। तो वो मतलब उसमें से लेस होगा, तो ये क्लोजिंग स्टॉक हमारा इतना आया 60,192.52 एज अ कैरेट 31 मार्च को, इतना पॉलिश डायमंड हमारे पास है। तो उसके हिसाब से उसका कॉस्ट की वैल्यू आई 20,000, सॉरी 20,67,40,40, सॉरी 206,74,02,977। सेल वैल्यू। ठीक है। मतलब ये हमारा इतना कॉस्ट बैठता है एज अ कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी के हिसाब से। ठीक है। ये हमारा ये जो होंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का है। ठीक है। इनिशियल का फोका। ओके।
ओके, ठीक है, समझ में आ गया, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। फिर बाद में कोई ऐसा स्टॉक है कि जो वर्क इन प्रोग्रेस में खड़ा हुआ है 31 मार्च को, कि मतलब पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, 40%, 50%, 80%, ऐसा मतलब इनकम्प्लीट है, तो उसका भी वैल्यूएशन होगा एज अ वर्क इन प्रोग्रेस। तो उसमें हम लोग वैल्यूएशन करेंगे, और ये जो वैल्यू इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डायमंड बाय ओन, जो कंपनी खुद ही अपना डायमंड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसमें वर्क इन प्रोग्रेस दिया है, तो उसका वैल्यूएशन होगा वैल्यूड एज पर वेटेज एवरेज कॉस्ट मेथड ऑफ लॉट्स अंडर मैन्युफैक्चरिंग में जो लॉट्स हो गए उसका वेटेज एवरेज निकाला जाएगा कि इतना परसेंटेज कंप्लीशन हुआ है कॉस्ट का, तो मतलब उनका डायरेक्ट ओवरहेड, फिर उनका प्रोडक्शन ओवरहेड, उसका इतना मतलब उनका ये कंप्लीशन परसेंटेज मेथड के हिसाब से उसका वैल्यूएशन each process and the corresponding level of the completion, and all the indirect costs and overhead are allocated on proportion based on the percentage completion method as described। अब वो तो उसके हिसाब से परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड के हिसाब से वो जो प्रोसेस कंप्लीट हुआ उसके हिसाब से उसका वैल्यूएशन होगा वर्क इन प्रोग्रेस। अब मेरा दूसरा टॉपिक है फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरी इन पीपीई। अब हम लोग क्लाइंट प्लेस पे जाएंगे तो इन्वेंटरी का और पीपीई मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एज अ फिक्स असेट भी हम लोग उसको कह सकते हैं। पीपीई एंड इन्वेंटरी उसका फिजिकल वेरिफिकेशन की प्लानिंग एंड प्रोसीजर कैसी है कि हम लोग कौन कौन सी प्लानिंग करके उसका फिजिकल वेरिफिकेशन। पहले तो हमें क्लाइंट के पास से कोई इन्वेंटरी अथवा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का कोई लिस्टिंग प्रोग्राम है, पहले तो वो क्लाइंट के पास से मंगाना है। फिर बाद में जो ऑडिटर होगा, बराबर, वो क्लाइंट को एक मेल भेजेगा रिगार्डिंग हम लोग फिजिकल वेरिफिकेशन प्रोग्राम करने वाले हैं, उसमें हम लोग कौन सी डेट होगी, हमारी टीम मेंबर क्या होगी, हमारी प्रोसीजर क्या होगी, वो हम लोग पहला स्टेप दिए। फिर बाद में जो उसका जो कंसर्न पर्सन होगा, कोई जनरल मैनेजर होगा, वो उसका मेल करेगा वेरियस डिपार्टमेंट रिगार्डिंग कंडक्ट फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरीज एंड पीपी। फिर बाद में फिजिकल वेरिफिकेशन हम लोग कंडक्ट करेंगे, जो हमने जो डिसाइड किए वो जो मेल में लिखी हुई है, 8 तारीख को इतनी इतनी टीम आएंगी। फिर बाद में बेस्ड ऑन हम लोग फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, फिर एक स्टॉक एंड पीपी टॉकिंग रिपोर्ट हम लोग तैयार करेंगे कि हमने जो वेरिफिकेशन किया उसमें इन्वेंटरी इतनी इतनी थी, हमने फिक्स एसेट का भी वेरिफिकेशन किया, उसकी कंडीशन देखी, क्या उसकी वैल्यूएशन है, प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन किया है कि नहीं, वो सब हम लोग देखने के बाद उसको हम उसका जो मेंबर है और यूनिट हेड है उसकी भी मतलब वो जो स्टॉक एंड पीपी टॉकिंग रिपोर्ट है उसमें हम लोग उसकी साइन लेंगे। फिर बाद में वो जो रिपोर्ट हमें बनाई, हमने प्रिपेयर की है स्टॉक एंड पीपी टोकन, उसका कंपैरिजन करेंगे इन्वेंटरी एंड फिक्स एसेट जो रजिस्टर क्लाइंट मेंटेन करता है उसका। फिर उसमें कोई भी हमें डिफरेंस फाइंड आउट होता है तो उसको हम लोग नोट डाउन करेंगे, और उसका रीजन क्या है, वो जो क्लाइंट है जो टीम मेंबर है क्लाइंट के, उससे पूछेंगे कि ये जो आपके रजिस्टर में कोई और वैल्यू दिखाई दे रही है और हमारा जो फिजिकल वेरिफिकेशन किया उसमें और है, तो वो बना का आप रिकंसिलेशन क्या है, मतलब वो रीजन क्या है, ये जो डिफरेंस आ रहा है उसका, तो वो मतलब उनके पास से हम लोग उसका भी अलग से रिपोर्ट बनेगा रिकंसिलेशन। फिर बाद में बेस्ड ऑन डिफरेंस रिकंसिलेशन स्टेटमेंट हम लोग बनाएंगे, और वो जो स्टेटमेंट है वो हम लोग टॉप मैनेजमेंट को प्रेजेंट करेंगे। फिर आफ्टर देयर अप्रूवल, अब वो टॉप मैनेजमेंट हम लोग हमको बताएंगे ये रीजन से कारण ये जो डिफरेंस आ रहा है उसका अप्रूवल आ जाएगा, तो उसके हिसाब से हम लोग नेसेसरी एडजस्टमेंट करेंगे टू द मेड ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट में। ये हमारा पूरा का पूरा प्लानिंग है कि इसके हिसाब से हम लोग फिजिकल वेरिफिकेशन इन्वेंटरी एंड पीपी कंडक्ट करेंगे। ठीक है। फिर अब फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरी का पहले वो पोर्शन हम लोग समझ सकते हैं, समझते हैं कि फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरी का प्रोसीजर क्या है, उसमें हम लोग क्या क्या देखें। पहले तो क्लाइंट का जो इन्वेंटरी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है उसको हम लोग स्टडी करेंगे, इवेल्यूट करेंगे कि ये जो क्लाइंट ये इन्वेंटरी का पूरा का पूरा मूवमेंट वो कैसे होता है, सेल करता है, ट्रेडिंग इंडस्ट्री है उनके, क्या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, कोई उनका जॉब वर्क करा रहा है कोई और के पास, और फिर बाद में वो सेल करता है। तो उसके हिसाब से पहले तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रिलेटिंग टू इन्वेंटरी क्लाइंट ने कैसे मतलब सेटअप किए उसका हम लोग स्टडी और इवेल्यूट। फिर बाद में क्लाइंट के पास से हमने जो अगाउ बात की वो मेल में हम लोग इन्वेंटरी लिस्टिंग प्रोग्राम मंगाएंगे कि आपके पास कौन कौन सी इन्वेंटरी है, 31 मार्च को आपके पास कौन कौन सी इन्वेंटरी वो मंगाएंगे। फिर बाद में हमारा इन्वेंटरी वेरिफिकेशन प्लान हम लोग प्रिपेयर करेंगे, वो कैसे प्रिपेयर करना है वो मैंने उनके नेक्स्ट स्लाइड में बताया कि कैसे हम लोग उसका इन्वेंटरी वेरिफिकेशन प्लान। फिर बाद में हम लोग रिकॉर्ड एग्जामिनेशन करेंगे
फिर स्टॉक टॉकिंग एंड ऑब्जर्वेशन की अटेंडेंस ले, अटेंडेंस ऑफ द स्टॉक टॉकिंग एंड ऑब्जर्वेशन। फिर हमारा कोई स्टॉक है, कोई जॉब वर्कर के पास है, तो कोई उनके ऑब्टेन करेंगे क्लाइंट के पास से कंफर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी के पास से आपका कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, कोई हमने कोई स्टॉक दिया है ऐसा जॉब वर्कर के हिसाब से, कोई उनके डायमंड का लेबर वर्क करा है कोई और पार्टी के पास, तो उसके पास कितना स्टॉक है, तो उसका भी एक कंफर्मेशन लेंगे। फिर बाद में एग्जामिनेशन करें, वैल्यूएशन जो प्रॉपर हुई है उसके हिसाब से हुई है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईसीडीएस के हिसाब से फॉलो किए कि, और उसका डिस्क्लोजर प्रॉपर, उसका एग्जाम। फिर एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर, एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर में मेन प्रोसीजर तो उनके रिकंसिलेशन के आएंगे, जो मैंने अगाउ बोला था ऐसे कि हमारे एक्चुअल क्वांटिटी इतनी है, हमने जो फिजिकल वेरीफाई किए, और रजिस्टर में कोई और अमाउंट बता रहा है, तो वो दोनों का जो डिफरेंस होगा, और फिर बाद में दूसरा हम लोग ये भी कंपैरिजन करेंगे प्रीवियस ईयर का जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, और उनका पिछले साल का उनका स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना है, उसके साथ से मतलब मैच करता है कि नहीं, कितना मतलब उसमें डिफरेंस है, वो सब मतलब एस्पेक्ट एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर में हम लोग वो सब देखेंगे। ठीक है। अब उसी तरह हम लोग फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वो कैसे करें। पहले जो पॉइंट बोला, रिव्यू एंड इवैल्यूएट द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल रिलेटिंग टू पीपी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो क्लाइंट फॉलो करते हैं उसकी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसी है। जो फिक्स असेट वो लोग खरीदते हैं, उसका कोई इनवॉइस, रजिस्टर, डिलीवरी चालान, कोई कोटेशन ऐसा कुछ मेंटेन करते हैं। फिर उसको उनके प्रोडक्शन प्रोसेस में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, और फिर बाद में उसका कितना प्रोडक्शन होगा, फिर प्रोडक्शन होने के बाद कितने टाइम के बाद उसका रिटायरमेंट होगा, उसके यूजफुल लाइफ कैसे होगी, मतलब पूरा का पूरा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पहले इवेल्यूट करना है। फिर इवेल्यूट, फिर बाद में वेरिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड। पहले ओपनिंग बैलेंस चेक करना। कोई भी हम लोग बैलेंस शीट देखें तो उसमें पहले का फर्स्ट प्रोसीजर इज द इनिशियल ऑडिट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑडिटिंग 500 है, इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट, ओपनिंग बैलेंस चेक। हमारे जो ऑडिट रिपोर्ट में पिछले साल की क्लोजिंग है उसके हिसाब से ही ओपनिंग मतलब उतनी चढ़ी हुई है, पहले तो वो वो देखना है, वो मतलब प्रॉपर रिकॉर्डिंग हुआ है उसमें, वो कोई भी मतलब उनके डिफरेंस आ रहा है तो वो मतलब क्लाइंट से कांटेक्ट करके उसका सॉल्व आउट कर। फिर बाद में कोई फिक्स असेट वर्क इन प्रोग्रेस है, इन केस कोई उनके मशीनरी हमने उनके बनाने को दी है कोई थर्ड पार्टी, वो हमारा उनके कैपिटल वर्किंग। इसी तरह कोई उनके बिल्डिंग उनके कंस्ट्रक्ट हो रही है, हमारे उनके कंपनी के नाम पे कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हुई, तो उसका कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, तो उसमें हमें क्या देखना है, उसमें हमने कॉन्ट्रैक्टर के बिल देखना, कितना परसेंटेज कंप्लीशन हुआ है, तो उसके हिसाब से कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बुक होगा। फिर वर्क ऑर्डर देखना है, कितना सर्टिफिकेशन ऑफ वर्क हुआ है, कोई उसका उनके भाई कोई होगा सर्टिफिकेशन वैल्यूएशन वर्क, इतना मतलब वर्क कंप्लीट हुआ तो उसका कोई सर्टिफिकेट ऑब्टेन किया है अथॉरिटी के पास से, कंप्लीशन मेथड के हिसाब से कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बुक हुआ है कि नहीं, वो मतलब वेरिफिकेशन। फिर कोई नई कोई प्रॉपर्टी प्लांट हमने उनके खरीदी हुई है, तो उसके इनवॉइस चेक करने हैं, रिसीविंग रिपोर्ट्स एंड कोई टाइटल डीड्स है, कोई हमने कोई उनके नई बिल्डिंग या नई लैंड ली हुई है तो उसका कोई परचेज डीड होगा, दस्तावेज होगा, तो वो सब चेक करना है कि प्रॉपर रिकॉर्ड वैल्यूएशन की है कि नहीं, उसकी जो स्टैंप वैल्यू है, रजिस्ट्रेशन फी है, जो परचेज कंसिडरेशन उसका प्रॉपर मतलब रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं। फिर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इन्वेंटरी की ओनरशिप किसके पास है, मतलब वो जो फिक्स असेट वो जो यूज कर रहा है कंपनी, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो उसकी ओनरशिप चेक कैसे करें, तो उसके लिए हम लोग वेरीफाई करेंगे, एग्जामिन करेंगे, कोई टाइटल डीड होगा, दस्तावेज होगा, कोई प्रॉपर्टी कोई उनके प्लांट मशीनरी की इनवॉइस होगी, वो मतलब क्लाइंट के नाम की है कि नहीं, तो वो मतलब उसके हिसाब से हम लोग उसका ओनरशिप चेक करेंगे। फिर कोई फिक्स असेट इम्पेयरमेंट हो चुकी है, कोई ऐसी असेट है कि जो मतलब बिजनेस में उपयोग होने नहीं वाली है, एज अ चेंजेस इन मार्केट वैल्यू चेंज होने के कारण हम लोग उसका रिटायरमेंट देने इम्पेयरमेंट हो चुकी है, कोई टेक्नोलॉजी के हिसाब से, लीगल अथवा इकोनॉमिक एनवायरमेंट कोई कंडीशन चेंज होने के कारण अब वो असेट हमारे लिए यूजफुल नहीं है, तो ऐसी कोई इम्पोर्टमेंट ऑफ असेट है तो वो भी हमें चेक करना है। फिर बाद में ऐसी कोई इम्पेयरमेंट असेट है कि जो मतलब वेस्टेज हो चुकी है, स्क्रैप हो चुके हैं, रिटायरमेंट हो चुकी है, तो उसका प्रॉपर मतलब डिलीशन हुआ है कि नहीं हमारे बैलेंस शीट फिक्स असेट में, तो वो भी हमें चेक करना है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का। फिर
हम लोग फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे तो उसमें डॉक्यूमेंट में हमें क्या क्या देखना है, जो हमें अगाउ जो डॉक्यूमेंट मैंने डिफाइन किए हुए हैं, तो उसमें कौन कौन से क्या क्या देखना है। पहले तो असेट का ये लोग कुछ उनके में ये बारकोड ऐसा कुछ दे रहे हैं कि नहीं, वो पहले चेक करना है प्रॉपर। चेक ऑन द असेट कोड मेंशन और नॉट। फिर फिक्स असेट एंड पीपी रजिस्टर मेंटेन कर रहा है क्लाइंट, तो वो देख के भी हम लोग बैलेंस शीट के साथ वेरीफाई करेंगे कि इतनी इतनी वो सब असेट प्रॉपरली मेंटेन है कि नहीं, प्रॉपरली उसका रिपोर्ट में रिपोर्टिंग है। फिर लोकेशन एंड रनिंग कंडीशन ऑफ द पीपी, एपी का कंडीशन और उसका लोकेशन क्या है, तो उसके हिसाब से हम लोग फिजिकल वेरिफिकेशन। फिर क्लासिफिकेशन एंड आइटम डिस्क्रिप्शन ऑफ द पीपीई, एंड किस साल में हमने परचेस किए अथवा मैन्युफैक्चरिंग किए विथ अवेलेबल। फिर वो जो असेट है उसका मॉडल क्या है, सीरियल नंबर क्या है, मेक क्या है, तो वो मतलब चेक करके फिर यूजेबल है कि नहीं यूजेबल है, वो भी हम लोग फिजिकल वेरिफिकेशन। और इन केस कोई एडिशन किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, तो उसका हम लोग डिटेल भी उसके पास से लेंगे, क्लाइंट के पास। फिर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरी पीपी की एक चेकलिस्ट है। ठीक है, ये पूरे की पूरी चेकलिस्ट है कि हम लोग जब फिजिकल वेरिफिकेशन करने जाएंगे। आगे मत। ओके हो गई। ये पूरी की पूरी एज अ हमारे जो इंस्टीट्यूट है आईसीए, उसकी गाइडलाइंस के हिसाब से इनिशियल ऑडिट चेकलिस्ट में हम लोग क्या क्या मतलब फिजिकल वेरीफाई करेंगे, तो उसका हम लोग ये पूरा का पूरा चेकलिस्ट है, इसके हिसाब से भी हम लोग ऑडिट कर सकते हैं। पहले तो पीपी रजिस्टर एज ऑन 31 मार्च 2025 का जो ये ईयर मतलब एंड होने वाला है, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंक्लूडिंग इनटेंजिबल असेट भी आएगी। किस साल हमने खरीदा, उसका क्लासिफिकेशन, उसका लोकेशन, क्वांटिटी कितनी है, ओरिजिनल कॉस्ट, एडजस्टमेंट कोई किया हो, कोई इन केस कोई असेट का ड्यूरिंग द ईयर में रीवैल्यूएशन किया है तो कितना इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, इन कॉस्ट कंसिक्वेंट और रीवैल्यूएशन ऑफ द फॉरेन करेंसी लायबिलिटी। फिर कोई डेप्रिसिएशन कितना राइट ऑफ किया है टू द डेट, बराबर। फिर डिटेल्स ऑफ चेंजेस इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन की मेथड में हम लोग कुछ चेंज किया है ड्यूरिंग ईयर में, स्ट्रेट लाइन मेथड से रिटर्न डाउन, तो रिटर्न डाउन है स्ट्रेट लाइन में, तो उसका भी मतलब रिपोर्टिंग करेंगे। along with accounting treatment प्रॉपर किया हुआ है। फिर लिस्ट ऑफ ऑल एडिशन एंड डिलीशन ऑफ द पीपी ड्यूरिंग द पीरियड along with द कॉपी ऑफ इनवॉइस। फिर पीपीई का हमने कोई सेल किया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर में, तो उसका गेन अथवा लॉस प्रॉपर बुक किया है कि नहीं। फिर डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेटेड किया वो एज पर कंपनीज एक्ट एंड इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से किया है कि नहीं, उसका चेकलिस्ट। ठीक है। फिर ये जो इन्वेंटरी है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन के दरमियान कौन कौन सी चेकलिस्ट, तो आइटम अथवा मंथ वाइज मूवमेंट इन्वेंटरी का, आइटम वाइज एंड मंथ वाइज दोनों का मूवमेंट हमें देखना है सेपरेटली। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, कंज्यूमेबल एंड फिनिश गुड ड्यूरिंग द ईयर एंड स्टेटिंग के देयर इन द शेयर इंश्योर एंड क्लोजिंग स्टॉक। फिर सर्टिफिकेशन मांगे वो फिजिकल स्टॉक टैग, 31 मार्च को जो भी मतलब हमारा स्टॉक होगा तो उसका मैनेजमेंट के पास एक सर्टिफिकेट वो भी हम लोग देंगे। फिर record of the physical stock of the inventory carried during the year along with the details of the amount। फिर आइटम वाइज क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हम लोग नक्की करेंगे। जैसे मैंने बोला उनके स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड है, तो उसमें तो एक एक डायमंड है, उसका मतलब आइडेंटिफाई ऐसी कोई क्लाइंट है, तो उसके हिसाब से आइटम वाइज कैलकुलेशन करेंगे। फिर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को है, कोई गुड्स इन ट्रांजिट का है, बराबर, तो 31 मार्च को उतना उतना गुड्स ऑफ ट्रांजिट है, तो वो भी मतलब चेक करेंगे। फिर इन्वेंटरी का एजिंग एनालिसिस भी करेंगे हम। ठीक है, फिजिकल वेरिफिकेशन के वक्त हमें ये भी ध्यान करना है, इन्वेंटरी का कोई भी इन्वेंटरी हमारे पास आई, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग हुआ, फिर सेल हुआ, तो उसकी मतलब साइकिल कितने दिन में फर रही है, वो मतलब एजिंग एनालिसिस कितने दिन में। कोई भी इन्वेंटरी आई और गई तो वो कदाच 3 महीने का है, 4 महीने का है, 180 डेज का है, कितना है, तो वो एजिंग एनालिसिस भी हम लोग उसके हिसाब से भी देख सकते हैं।
फिर पॉलिसी, इन्वेंटरी का कोई प्रोविजन किया है तो उसकी पॉलिसी क्या है, फिर इन्वेंटरी का जो प्रोविजन किया है उसका कैलकुलेशन प्रॉपर किया है कि नहीं, और फिर वो मैनेजमेंट के साथ उसका अप्रूवल लिया है कि नहीं, वो भी हम लोग चेक करेंगे। फिर इन्वेंटरी वैल्यूएशन एट द कॉस्ट एंड नेट रियलाइज व्हिच एवर इज लोअर, उसका जो सपोर्टिंग हम लोग चेक करेंगे एट द टाइम ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरी। फिर हाँ, एक एनालिटिकल रिव्यू भी हम लोग चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे टोटल ऑफ द ईच कैटेगरी ऑफ द पीपीई, डायरेक्ट कैटेगरी ऑफ द पीपीई को हम लोग वेरीफाई करेंगे, उसका कंपैरिजन करेंगे बैलेंस शीट के साथ, वही verify the addition of their values and number and average number and compared with the capital expenditure incurred in the prior period. In case disposal अथवा uncertain of the level of the gain or loss on the disposal, तो उसका भी हम लोग रिपोर्टिंग करेंगे। फिर क्लासिफिकेशन, हाँ, अब वो प्रॉपर क्लासिफिकेशन किया हुआ है कि नहीं, पीपीई के जो होंगे फिक्स एसेट का जो रजिस्टर, उसमें क्लासिफिकेशन, तो वो क्लासिफिकेशन में क्या गया, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, व्हीकल, ऑफिस इक्विपमेंट एंड अदर, उसका प्रॉपर क्लासिफिकेशन की, ये हमारी फिक्स एसेट है जो टेंजिबल एसेट। अब इनटेंजिबल एसेट का क्लासिफिकेशन कैसे होगा, तो उसमें आएगा गुडविल आएगी, कोई ब्रांड एंड ट्रेडमार्क है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, मैन्युफैक्चरिंग एंड पब्लिशिंग टाइटल है, माइनिंग राइट है, कोई कॉपीराइट अथवा पेटेंट है, रिसीव्स, फॉर्मूला, मॉडल, सब इंटेंजिबल असेट का क्लासिफिकेशन। फिर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कोई इंटेंजिबल असेट कोई डेवलपमेंट में है, कोई अंडर द प्रोग्रेस में, जैसे टेंजिबल असेट होती है उसमें इंटेंजिबल असेट भी ऐसी होती है जो मतलब अंडर डेवलप है, तो उसका क्लासिफिकेशन। फिर रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट टू बी वेरीफाई, तो उसके लिए कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसका मिनट और रिजोल्यूशन भी हम लोग वेरीफाई करेंगे। फिर कैपेक्स का बजटिंग, कोई कंपनी ने कोई भी असेट खरीदते तो उसके पहले एक लोग उन लोगों के कैपिटल एक्सपेंडिचर उनके बजट तैयार किया हुआ है, तो वो बजट के हिसाब से उन लोगों ने मतलब रिकॉर्ड किया है कि उसके हिसाब से खरीदी है, कोई डिफरेंस है तो वो भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। फिर टाइटल डीज, लैंड डॉक्यूमेंट, कोई एनओसी लिया हुआ है कि नहीं, कोई बिल्डिंग है उसका उनको उनके बिजनेस पर्पस के लिए यूज होने वाला है, उसका कोई उनके अथॉरिटी के पास एनओसी लिया हुआ है कि वो भी चेक करेंगे। फिर इनवॉइस, डिलीवरी चलन, इंस्टॉलेशन रिपोर्ट, परचेज ऑर्डर, जनरल रेजर, तो ये सब डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड भी वेरीफाई हो गए। फिर टेस्ट ऑफ डिटेल, ओवरऑल टेस्टिंग एंड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का स्क्रूटिनाइज करेंगे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस अकाउंट एंड एंश्योर के वेदर एनी एक्सपेंडिचर दैट मीट द रिकॉग्नाइजेशन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 अथवा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 के हिसाब से उसका रिकॉग्नाइजेशन किया है वो कि नहीं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ठीक है, तो वो प्रॉपर चेक करेंगे। હવે મને કોઈ બતાવી શકશે કે રિપેર મેન્ટેનન્સ એટલે ઓકે, હા, હા, ઓકે, ઠીક, પછી एग्जामिन करेंगे असेट कैपिटलाइज कितना हुआ है, डिस्पोजल और द ट्रांसफर एट और नियर द बैलेंस शीट डेट एंड एंश्योर इट द करेक्टनेस। वेरीफाई करेंगे द रिपोर्ट ऑफ द प्लांट इंजीनियर, इंश्योरेंस पॉलिसी है कि नहीं वो चेक करेंगे, रेंटल रिसिप्ट है कि नहीं इन केस ऑफ असेट्स आउट ऑफ द थर्ड पार्टी। वेरीफाई करेंगे द सिग्निफिकेंट मूवमेंट ऑफ द असेट एट और नियर बैलेंस शीट डेट में कोई सिग्निफिकेंट मूवमेंट हुई कि नहीं, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच या दूसरी ब्रांच कोई तीसरी ब्रांच कोई मूवमेंट हुई है कि नहीं वो वेरीफाई करेंगे। फिर इंश्योर करेंगे स्टैंड बाय और सर्विसिंग इक्विपमेंट और कैपिटलाइज इफ इट इज मीट द डेफिनेशन ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। फिर हमने कोई नई असेट खरीदी है तो उसमें हम लोग क्या क्या चेक करेंगे, एडिशन किया हुआ, वेरीफाई करेंगे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वर्सेस इनवॉइस, डिलीवरी चलन, टाइटल डीड, इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग डॉक्यूमेंटेशन एंड आरसी बुक एंड कोई न्यू एक्विजिशन एंड इंप्रूवमेंट एंड टेस्ट ऑफ द अरिथमेटिक एक्यूरेसी। एग्जामिन करेंगे परचेज ऑर्डर जे रेज किया है फॉर सिग्निफिकेंट कैपिटल एक्सपेंड कैपेक्स के हिसाब, तो वो मतलब परचेज ऑर्डर पे हम लोग एक बार देख लेंगे जो हमने नई असेट खरीदी हुई है कंपनी ने उसके हिसाब। वेरीफाई करें कि कोई बोर्ड की मिनट है कि कोई बोर्ड मीटिंग में उसकी अप्रूवल मिली है कि नहीं, हमें कोई नई लैंड अथवा बिल्डिंग खरीदने वाला है तो कोई प्राइवेट लिमिटेड होगी तो उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में उसकी अप्रूवल भी लेनी पड़ती है, तो उसका ऐसी कोई मिनट अथवा वो उसमें उनका उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उसकी अप्रूवल दी है कि नहीं, तो वो भी हम लोग वेरीफाई करेंगे ओनरशिप ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग बाय एग्जामिनिंग द टाइटल डीड। फिर एक कंफर्मेशन भी लेंगे कोई थर्ड पार्टी के, सच एज अ बैंक, इन केस ऑफ टाइटल डीड आर हेल्ड बाय देम एज अ सिक्योरिटी, कोई बिल्डिंग है उसके ऊपर कंपनी ने कोई लोन ले ली हुई है तो वो मॉर्गेज डीड या ऐसा कोई दस्तावेज उनका
बैंक के पास है तो वो भी हम लोग वेरीफाई करेंगे। और चेक फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द साइफिंग। इन केस ऑफ जॉइंटली हेड असेट तो वेरीफाई द टाइटल डीड एंड असर्टेन द केयर ऑफ द असेट ऑन। फिर बाद में हमने कोई असेट डिस्पोज कर दिया, जैसे कोई असेट डिस्ट्रॉय हो गई, स्क्रैप में चली गई, अथवा कोई असेट हमने सेल कर दिया जो हमारे लिए इतनी उनका यूजफुल नहीं है, तो उस वक्त हम लोग क्या क्या मतलब वेरीफाई वेदर द अकाउंट हैव बीन एग्जिस्टेड फॉर डेप्रिसिएशन एंड असेट वैल्यू। फिर वेरीफाई करेंगे वेदर द सेल प्रोसेस हैव बीन फुल्ली अकाउंटेड एंड एंश्योर द गेन एंड लॉस हैज बीन एप्रोप्रिएटली गिवन इफेक्ट इन द स्टेटमेंट ऑफ। फिर हमने वो जो असेट बेची है उसका गेन और लॉस प्रॉपरली पीएनएल में इफेक्ट किया हुआ है कि नहीं, वो भी हम लोग चेक करेंगे। रिव्यू करेंगे कोई वर्क ऑर्डर है, कोई फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट है टू कंक्लूड द रिटायरमेंट, तो वो भी हम लोग चेक करेंगे। वेरीफाई द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू परचेज ऑफ असेट्स ऑन एक्सचेंज बेस। ठीक है, अब जैसे हम लोग टेंजिबल असेट का ये जो चेकलिस्ट है इसके हिसाब से हम लोग इनटेंजिबल असेट का भी देखेंगे। उसमें कोई इंटरनली जनरेटेड इनटेंजिबल असेट है आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन असेट। या कोई भी इंटरनली जनरेटेड असेट है एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से उसका मतलब असेट के हिसाब से उनको रिकॉग्नाइज नहीं होता है बुक्स, वो भी हमें चेक करना है। ऐसी कोई असेट नहीं जो इंटरनली जनरेट है और बुक्स में दिखाई हुई है तो वो मतलब दिखानी नहीं है। वेरीफाई करेंगे ओनरशिप ऑफ द पैटर्न एंड कंटेंट्स आर रजिस्टर्ड फॉर द इंस्पेक्टिंग द रजिस्टर at the patent office or requesting for the certified copy of the registered entry from such office। एंश्योर करेंगे रजिस्ट्रेशन पीरियड कितना, यस कोई भी ट्रेडमार्क है उसकी अमुक होंगे वैलिडिटी होती है 10 साल 15 साल, वो मतलब उसका जो सर्टिफिकेट होता है पैटर्न उसमें डिफाइन क्यों है, तो वो मतलब उसके हिसाब से ही मतलब ये लोग मतलब उसका अमोर्टाइजेशन कर रहे हैं कि नहीं वो भी हमें चेक करना है। और वो जो रजिस्ट्रेशन पीरियड है इज नॉट लैप्स्ड वो भी इंश्योर करेंगे। एंड पेमेंट हैज बीन मेड इन केस वो लैप्स हो चुका है तो उसकी कोई उनका रिन्यूअल फी उसने उनकी पेमेंट किया है कि क्लाइंट ने, वो हम लोग वेरीफाई करेंगे। रिव्यू करेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस अकाउंट અને असर्टेन करेंगे इफ एनी एक्सपेंस कोई कैपिटलाइज करने की जरूरत है कि नहीं वो भी हम लोग रिव्यू करेंगे। फिर चेक करेंगे अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जांपल एग्रीमेंट टू परचेज फॉर परचेज ऑफ गुडविल, cost sheet for internally generated asset to check the arithmetic accuracy। फिर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का आएगा। इंश्योर करेंगे कि वेदर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इन कंस्ट्रक्शन इन द लाइन ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसी, जो कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर है उसका प्रॉपर अकाउंटिंग एज अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से हुआ है कि नहीं वो मतलब इंश्योर करेंगे। फिर बाद में वेरीफाई करेंगे सपोर्टिंग, वो अब इंश्योर हम लोग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी चाहिए तो कौन कौन से contractor bill, work order, record, architect or engineer certificates, and independent confirmation for the self-constructed and capital work in progress। फिर रिव्यू करेंगे कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है, मेक द फिजिकल विजिट टू द साइट वेयर कंट्रोल्स वारंट, इवैल्यूएट करें द appropriateness of the capitalized cost including overhead and other cost allocation requiring the judgments and estimate। In case of contract that are completed, ensure that they are capitalized and depreciation is provided। फिर जैसे टेंजिबल अंडर डेवलपमेंट, जैसे इनटेंजिबल असेट है कि जो हमके मतलब अंडर डेवलपमेंट में हमने कहीं उसकी प्रोडक्शन की इंटेंजिबल असेट है तो उसका वेरीफाई करेंगे वेदर द अप्रूवल हैज बीन ऑब्टेन्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंटेंजिबल असेट। इंश्योर करेंगे दैट ऑल एक्सपेंस इन रिलेशन टू द डेवलपमेंट वर्सेस सैलरी अलाउंस ओवरहेड एंड फिजिकल वेरिफिकेशन में और भी देखेंगे मेथड ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ असेट बाय द मैनेजमेंट इज रीजनेबल। मैनेजमेंट ने जो मेथड फॉलो की है, ठीक है, ऐसे देखा जाए तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिजिकल वेरिफिकेशन की मैनेजमेंट की, उसने प्रॉपर मतलब वेरीफाई किया है कि नहीं वो भी हम लोग देखेंगे। फिर एग्जामिन करेंगे वेदर एवरी एसेट इज डिस्टिंक्ट नंबर, ठीक है। फिर वैल्यूएशन एंड डिस्क्लोजर, जैसे हमने देखा कॉस्ट नेट बुक वैल्यू ऑफ असेट, इंश्योर करेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वेयर हैव बीन एक्यूरेटली आइडेंटिफाइड एंड समराइज्ड recorded in the financial statement as per relevant accounting standard। અને इन केस किस असेट का रिवैल्यूएशन हुआ है तो उसका एग्जामिन करेंगे अप्राइजल मेड बाय द रजिस्टर्ड वैल्यूअर के पास से वो कराया है कि नहीं और इज द रीजनेबलनेस है कि नहीं, जितना वैल्यूएशन किया वो रीजनेबल है कि नहीं। फिर कंफर्म करेंगे कंसीडरेशन ऑफ द पीपीई परचेज ऑन कंसोलिडेटेड प्राइस आर प्रोपोर्शन टू वेरियस असेट ऑन फेयर वैल्यू बेसिस बाय वेरीफाइंग द वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ द कंपेरेटिव वैल्यूअर। फिर डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन है तो इंश्योर करेंगे डेप्री अमोर्टाइजेशन का कंपनी एक्ट के हिसाब से और इनकम टैक्स के हिसाब से प्रॉपर कैलकुलेशन हुआ है कि नहीं, उस हिसाब से उसका रिपोर्टिंग तो कई सारे। अब फिक्स असेट का तो हो गया, अब इन्वेंटरी में क्या क्या हम लोग मतलब चेक करने वाले हैं उसकी चेकलिस्ट।
किक ऑफ प्रोसीजर ऑब्टेन करेंगे एक साइंड स्टॉक वेरिफिकेशन शीट ऑफ द कंपनी, जो अगाउ मैंने किया था ऐसे मतलब ग्रो थ्रू कर रहा हूँ ऊपर से। सब्सिक्वेंट डेट ऑब्टेन करेंगे तो कोई स्टॉक समरी बनाई हुई ऑफ द कंपनी फ्रॉम द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर માંથી, एंड गेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मेथड ऑफ वैल्यूएशन स्टॉक फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉलिसी। वो हम लोग किक ऑफ प्रोसीजर है, इतना हम लोग वर्क डन करेंगे। फिर एनालिसिस करेंगे, वेरियंस एनालिसिस, मैंने अगाउ जैसे बोला था ऐसे हम लोग प्रीवियस ईयर का उनके करंट ईयर के साथ कंपैरिजन करेंगे। तो स्टॉक इन ट्रेड हो, परचेज हो, तो उसके हिसाब से हमारे जो कमेंट हो कितना इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ। जीपीएनपी रेशियो उसका भी हम लोग कंपेरिजन, कोई स्टॉक टर्नओवर रेशियो है तो वो भी कंपेरिजन करेंगे, पिछले हिसाब से कम है ज्यादा है वो। फिर वो वैल्यूएशन एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इन्वेंटरी शुड बी वैल्यू कॉस्ट एट नेट रियल व्हिचएवर इज लोअर, एंड एज पर द अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ द कंपनी the stock of the company is valued by using the weighted average cost method of stock valuation, and the valuation of stock has been verified for 4 stocks and the sum has been found in the with the company policy. फिर physical stock count, फिर rollback procedure और subsequent checking भी होगा for the physical movement of the goods का। The subsequent movement in the goods is observed majorly during the month of the May and June, and that the stock at various store location are either subsequently sold or transferred to the various location, and the movement for the sum was verified through e-way bill। ई-वे बिल के हिसाब से भी कोई इन्वेंटरी का मूवमेंट हुआ एक ब्रांच से दूसरा, तो हम लोग ई-वे बिल भी जो जीएसटी में आता है उसका भी वेरीफाई कर सकते हैं कि मूवमेंट मतलब इन्वेंटरी का कैसे हुआ। ठीक है, और मेजर मूवमेंट इन द स्टॉक वाज ट्रांस थ्रू द स्टॉक। कंक्लूजन ये है कि द वैल्यूएशन ऑफ द गुड्स हैज बीन डन एज पर अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलोड बाय द कंपनी, and the subsequent movement of the goods has been verified through the subsequent procedure performed। ठीक है, ये मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन है। और फिर ये कारों की भी पूरी की पूरी चेकलिस्ट है, मतलब बहुत लंबी है, किसी को चाहिए तो ले लेना, मेरे पास नहीं। इसको बंद करो। बस अब दो, ये लास्ट स्लाइड है, थोड़ा इन्वेंट हर बार की। फिर इन्वेंटरी ऑडिट प्रोग्राम का भी मैंने एक बनाया हुआ है कि ऐसे ऐसे मतलब इन्वेंटरी ऑडिट प्रोग्राम हम लोग कर सकते हैं। ये हो रहा है पर ये खुलने में थोड़ी देर लग रही है। ये पूरा का पूरा इन्वेंटरी ऑडिट प्रोग्राम है। एक जेबी ब्रदर्स जो हमारी पार्टी है 31 मार्च 2024, उसमें एक बेसिक प्रोसीजर फॉलो होंगी। ऑब्टेन द क्लाइंट्स इन्वेंटरी लिस्टिंग हमने ऑब्टेन की है, यस या नो, और उसकी कोई कमेंट होगी तो वो हम लोग लिखेंगे। इसमें लिखा हुआ है द इन्वेंटरी लिस्टिंग हैज बीन ऑब्टेन, ऑब्टेन की है। फिर एग्रीइंग टोटल टू द जनरल लेजर, फिर टेस्ट मैथमेटिकल रिव्यू द लिस्टिंग ऑफ द एनी यूजुअल। तो ये सब मतलब हमारा पूरा का पूरा ऑडिट प्रोग्राम है इन्वेंटरी का, जो हमने जो इन्वेंटरी की है तो इसके हिसाब से हम लोग ये पूरा का पूरा ऑडिट का चेकलिस्ट है, सॉरी चेक इन्वेंटरी ऑडिट प्रोग्राम है। हाँ, नहीं नहीं ये अलग है, ये हमारा आपने जो बोला था ना वो तो मतलब हाँ हाँ हाँ। तो ये मतलब हमारा है जो आरएसएम का है, जो जेबी ब्रदर का वो है, वो भी हम लोग रिफर करते हैं अथवा इनके साथ जो अगाउ जो दिखाया था आईसीआई की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से वो भी हम लोग रिफर कर सकते हैं। जैसे इसमें शेयर नहीं करनी पड़ेगी, तो शेयर ही है ना। ओके। फिर इन्वेंटरी वेरिफिकेशन प्लान, ये भी मतलब हम लोग जो इन्वेंटरी वेरिफिकेशन कंडक्ट करने जाएंगे तो ये पूरा का पूरा प्रपोज प्लान है। तो ऐसे ऐसे हम लोग लिखेंगे कि किस दिन को हम लोग फिजिकल वेरिफिकेशन करने गए, उसकी तारीख, लोकेशन। ये तत्व चिंतन फार्मा का है। स्टार्टिंग टाइम कौन से टाइम पे हमने ये स्टार्ट किया, फिर लोकेशन ऑफ द इन्वेंटरी, उसका लोकेशन, फुल टाइप्स ऑफ एड्रेस, फिर कौन कौन सी इन्वेंटरी है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड, पैकिंग मटेरियल, इंजीनियरिंग, कैपिटल स्टॉक, ऐसे मतलब कौन कौन सी इन्वेंटरी हमने फिजिकल वेरीफाई की है। फिर मेथड ऑफ मेजरिंग क्वांटिटी, किलोग्राम में है, लीटर में है, मीटर में है, क्या है मतलब उसका मेजरमेंट, तो वो मतलब। फिर अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी वैल्यू ऑफ द इन्वेंटरी एट द ईच लोकेशन, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, वो सब। तो ये मतलब पूरा का पूरा वेरिफिकेशन प्लान है कि हमने जब इन्वेंटरी का वेरिफिकेशन किया एट द टाइम, तो ये सब पूरा का पूरा रिपोर्ट हम लोग तैयार करें। और कितना हमने
एक्सपेक्टेड टाइम कितना लगा कंप्लीटिंग द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरी, वो भी हम लोग डिफाइन करेंगे कि 5 घंटा 3 घंटा पूरा दिन जो भी हो। फिर ये मैंने एज अ इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस के हिसाब से एक पीपीई का रजिस्टर कैसा होना चाहिए वो मैंने। तो एज अ आईसीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से मतलब एज अ ये स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, पर ऐसा मतलब होना चाहिए एज अ फॉर एग्जांपल के हिसाब से कोई लैंड एंड बिल्डिंग है तो उसका असेट लोकेशन एंड डिटेल में, तो उसका जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का रजिस्टर है तो उसमें प्लॉट नंबर, सर्वे नंबर, एड्रेस, जीपीएस कोऑर्डिनेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ द इन्वेंटरी, एरियाज ऑफ द प्रॉपर्टी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी, पर्पज ऑफ द लैंड, तो ये सब मतलब डिफाइन होना चाहिए उसके जो रजिस्टर होगा उसमें। फिर कोई फॉर लीज हेल्प प्रॉपर्टी है तो उसमें लीज की स्टार्ट डेट कौन सी है, एंड डेट कौन सी है, लेजर का पर्टिकुलर। फिर कोई कैपिटलाइजेशन का है कोई लैंड एंड बिल्डिंग में तो उसमें हम लोग और रजिस्टर में देखेंगे टाइटल डीड, रेफरेंस, लीज डीड, रेफरेंस डेट, फिर नेम ऑफ द सेलर, लेजर, डेट ऑफ परचेज, कब हमने परचेज की है, उसकी बेस वैल्यू क्या है, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्ज, अदर चार्ज। तो ऐसे मतलब स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, पर एज अ फॉर एग्जांपल कि ऐसा ऐसा मतलब पीपी की रजिस्टर में ये सब हमें भी चेक करना है, ऐसा प्रॉपर मेंटेन किया हुआ कि नहीं। कोई ऐसा उनका उनका मॉर्गेज में तो उसकी डिटेल भी चेक करनी है, नेम ऑफ द मॉर्गेज, डेट ऑफ द मॉर्गेज, मॉर्गेज डीड रेफरेंस, मॉर्गेज डीड रजिस्टर्ड है कि नहीं विद द नेम ऑफ द रजिस्टर्ड अथॉरिटी, registration document, number and date, charge deed and date, value of the land on the date of the mortgage and date of the satisfaction of the charge. The details of title deed. In case not in the name of the company, तब हमें क्या चेक करना है, तो नेम इन विच, तो किसके नाम पे वो लैंड रजिस्टर्ड है वो चेक करना है। इफ द टाइटल डीड और नॉट इन द नेम ऑफ द कंपनी तो उसका रीजन भी स्पेसिफाई करना है, क्योंकि उसका भी रिपोर्टिंग आएगा कारों में। चेंज ऑफ द लैंड यूज, इनकेस कोई लैंड का यूज चेंज हुआ है तो एनी चेंज ऑफ द लैंड यूज डन, पर्टिकुलर ऑफ द चेंज एंड चेंज एंड ऑर्डर नंबर। फिर फिजिकल वेरिफिकेशन में आएगा डेट ऑफ वेरिफिकेशन कितना, कोई डिस्क्रिपेंसी फिजिकल में। फिर डिटेल ऑफ वैल्यूएशन के हिसाब से इतना इतना मतलब ये पीपीए का रजिस्टर हम लोग ऐसे भी मेंटेन हुआ है, जैसे एग्जांपल है। ऐसे हम लोग होंगे बिल्डिंग में देखेंगे, थोड़ा कुछ माइनर चेंज है परंतु सही है। हाँ, कोई लैंड अथवा बिल्डिंग है उसमें कोई इंश्योरेंस है तो वो देखेंगे कि वेदर द इंश्योरेंस इज वेदर द असेट इज इंश्योर्ड, डिटेल्स ऑफ द इंश्योरर की डिटेल, पीरियड ऑफ द इंश्योरेंस, तो उसके हिसाब से कोई उनका प्रीपेड इंश्योरेंस है कि नहीं तो वो भी हमें चेक करना है। फिर अमाउंट ऑफ द इंश्योरेंस कवरेज एंड प्रीमियम, डिटेल्स ऑफ द इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट, वो सब बिल्डिंग कोई इंश्योरेंस है तो उसके हिसाब से ये सब डिटेल भी चेक करनी है। फिर प्लांट एंड मशीनरी, तो उसमें हम लोग आइटम का नाम, आइटम कैपिटलाइजेशन और इम्प्रूवमेंट, यूनिक एसेट आइडेंटिफिकेशन, कोई नंबर दिया हुआ है कंपनी ने तो वो चेक करना है, लोकेशन एंड एड्रेस, डिपार्टमेंट कौन सा है, क्वांटिटी कितनी है, कितनी प्लांट एंड मशीनरी है, कोई स्पेसिफिकेशन है, किस साल मैन्युफैक्चरर किया, मैन्युफैक्चरर सीरियल नंबर, सिंगल, डबल, ट्रिपल, कंटिन्यूअस प्रोसेस इक्विपमेंट, ओन्ड एंड लीज, वेदर असेट इज इन पोजीशन और कोई थर्ड पार्टी के पोजीशन में है तो उसका नाम कोई थर्ड पार्टी का, कोई इम्पोर्टेड इंडिजियस, न्यू, कोई प्लांट एंड मशीन न्यू है कि सेकंड है, कोई प्लांट एंड मशीनरी हमने कंस्ट्रक्ट की है कि कोई बाहर के हिसाब से हम लोग कंस्ट्रक्ट करवाए कोई थर्ड पार्टी के हिसाब, कोई लीज प्लांट एंड मशीनरी है तो लीज की स्टार्ट डेट क्या है, उसकी एंड डेट, अमाउंट ऑफ लीज रेंटल एंड टाइप्स ऑफ लीज, एज इट इज लैंड एंड बिल्डिंग के हिसाब से। फिर कोई व्हीकल है तो उसमें हमें चेक करना है वो असेट रजिस्टर में आइटम का नाम, लोकेशन ऑफ द व्हीकल, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, कोई नंबर दिया हुआ है कि नहीं कंपनी ने, कोई फोर व्हील है, कोई ऐसे कोई ट्रक है, कोई ऐसा कुछ व्हीकल है तो वो हमें चेक करना है। पर्पज ऑफ द यूसेज, कॉमर्शियल पर्पज है कि पर्सनल पर्पज, कोई फोर व्हील ली हुई है वो कोई डायरेक्टर उसके पर्सनल पर्पज में यूज होगा तो वो मतलब बैलेंस शीट में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो मतलब उसका पर्सनल पर्पज होता है और उसके हिसाब से जो डेप्रिसिएशन है वो भी नहीं अलाउ। कोई भी व्हीकल है वो मतलब क्या, ये बिजनेस पर्पज के हिसाब से बुक होगी बैलेंस शीट में और उसके हिसाब से जो डेप्रिसिएशन होगा वही मतलब क्लेम किया जाएगा फाइनेंशियल में। डिटेल्स ऑफ पर्सन एंड रिलेशन विद द कंपनी हु इज इन जनरल इन चार्ज ऑफ द कस्टडी ऑफ द व्हीकल, एंड टाइप्स ऑफ, कौन से टाइप्स की व्हीकल है, बाइक है, कार है, ट्रक है, टेम्पो है, मैन्युफैक्चरर की सीरियल नंबर है कि नहीं, फर्स्ट हैंड सेकंड हैंड है, ब्रांड कौन सी है, मेकिंग की है कि नहीं। फिर उसके हिसाब से कोई व्हीकल है हमने उनका मॉर्गेज पे ली हुई है तो नेम ऑफ द मॉर्गेज, डेट ऑफ द मॉर्गेज, मॉर्गेज डीड का रेफरेंस,
कोई मॉर्गेज डीड रजिस्टर्ड है कि नहीं विद द नेम ऑफ द रजिस्टरिंग अथॉरिटी के हिसाब से, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट नंबर एंड डेट चार्ज, फिर चार्ज आईडी कोई डेट लिखी हुई है तो वो, वैल्यू ऑफ द व्हीकल ऑन द डेट ऑफ द मॉर्गेज एंड डेट ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज, कोई लोन है वो मतलब कंपनी ने पे कर चुके हैं तो उसके बाद बैंक वाले सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज देते हैं, तो वो डेट ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज वो रजिस्टर में मेंटेन किया है कि नहीं, फिर उसकी ओनरशिप देखेंगे, फिर इंश्योरेंस, वो सब वगैरह जस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरी एंड पीपीई के जो ड्यूरिंग द ऑडिट के दरमियान ये सब फिजिकल वेरीफाई होगा, इन्वेंटरी प्रोग्राम, इन्वेंटरी वेरिफिकेशन और ये सब पीपीई रजिस्टर होगा, ऐसा मतलब। फिर अब इसका कारों में भी रिपोर्टिंग होगा, जैसे कि हमने फिजिकल वेरिफिकेशन किया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो उसका रिपोर्टिंग होगा कारों में अंडर क्लोज 3 सब क्लोज ए और सीरियल बी, वेदर देश प्रॉपर्टी, तो उसमें हम लोग रिपोर्टिंग करेंगे वेदर देश प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फिजिकली वेरीफाइड बाय द मैनेजमेंट एट रीजनेबल इंटरवल and whether any material discrepancy were noticed on such verification if so कि whether the sum has been properly dealt in the books of the account, तो उसका हम लोग रिपोर्टिंग करेंगे। फिर इन्वेंटरी का फिजिकल वेरिफिकेशन किया तो उसका भी रिपोर्टिंग आएगा कारों में अंडर क्लोज 3 सब क्लोज 2 सीरियल नंबर ए में, वेदर द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरी जो हमने कंडक्ट किया वो रीजनेबल इंटरवल में किया है कि नहीं भाई मैनेजमेंट ने, અને हमें ओपिनियन भी देना है ऑडिटर, ओपिनियन ऑफ द कवरेज एंड प्रोसीजर, वो जो वेरिफिकेशन किया है उसमें कौन कौन सी इन्वेंटरी कवरेज है और उसका प्रोसीजर क्या है, जो वेरिफिकेशन बाय मैनेजमेंट अप्रोप्रिएट किया है कि नहीं, અને वेदर एनी डिस्क्रेपेंसी, पर वो डिस्क्रेपेंसी कितनी हो 10% है उससे ज्यादा है मतलब डिस्क्रेपेंसी इन द एग्रीगेट फॉर ईच क्लास ऑफ द इन्वेंटरी, तो उसका नोटिस किया है कि इफ सो वेदर दे हैव बीन प्रॉपर्ली डेल्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, उसका प्रॉपर्ली रिकॉर्डिंग किया है कि 10% से ज्यादा कोई डिस्क्रिपेंसी निकली एट द टाइम ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन, तो उसका भी रिपोर्टिंग होगा कारों में कि कौन से रीजन के कारण वो डिस्क्रिपेंसी आ रही है। एंड ऑफ द सेशन, थैंक यू वेरी मच। और कोई ने कोई क्वेरी क्वेश्चन? परफेक्ट, परफेक्ट। ये बंद कर, अब ये शेयरिंग का बंद करनी है, वो कैसे, वो रिकॉर्ड भी करना।